हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स और मेरा नाम है मनीष गौतम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट में स्थिर वैद्युतिकी का सेकंड पार्ट। जब हमारे टॉपिक्स की बात करते हैं तो इस चैप्टर में टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड आता है गाउस लॉ, थर्ड आता है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इस चैप्टर में 3 टॉपिक मेन है जहां से हमारा क्वेश्चन आता है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक छोटा आता है। बड़ा मीन्स ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, यहां आप गाउस लॉ की एप्लीकेशन में उस रूल का यूज करते हुए हर एक ज्योमेट्री के लिए जैसे 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, तो हर एक ज्योमेट्री के लिए आप अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली यही एक तरीका है निकालने का, नहीं, और भी तरीके हैं निकालने के, बट एक शॉर्ट मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर एक साथ है। अभी रिसेंटली जो हमारी बुक है, लास्ट ईयर से जो बुक चल रही है, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर 4 चैप्टर हैं। एनसीईआरटी में पहले 1 और 2 एक साथ थे और 3, 4 एक साथ थे। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं फ्लक्स और हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्लक्स ही बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं हिंदी में इसको डिस्क्राइब करूंगा साथ साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिक डेफिनेशन जो किताब की है उसको हम ना लेते हुए बस समझते हैं कि एक्चुअल है क्या। एक्चुअल हमें फील आना चाहिए कि टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं कि है क्या एक्चुअल में और हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। इससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिसे हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। है क्या? आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए पाथ ऑफ चार्ज, मींस एक कर्व्ड पाथ है जिसपे आप चार्ज कहते हैं कि एक सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज जो है वो फ्रीली मूव करता है। क्लियर? चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का मतलब क्या होता है, एनर्जी। मींस अगर मैं कहता हूं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी फ्लो हो रही है। अगर किसी पाथ को फॉलो करते हुए चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहां पे एनर्जी फ्लो हो रही है। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स होता है कि चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्ट से, उस पर्टिकुलर एरिया से, मींस जिस पार्ट या एरिया से चार्ज फ्लो हो रहा है वहां से कितनी एनर्जी पास हो रही है, वहां से कितनी एनर्जी पास हो रही है। क्लियर? तो आप कह सकते हैं फ्लक्स के लिए how many electric energy या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड gives a idea about flow of electric energy। अच्छा, ये एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बताता है कि कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी पास हुई है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक? किताब में डेफिनेशन क्या है? जब किताब की बात करते हैं तो ये बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये वैसे ही जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक पाइप है और मैंने कहा सर ये पाइप का, ये एक वाटर पाइप है, पानी का पाइप है, और इसका आगे का ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसे आप बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब इस एरिया से कितना वाटर फ्लो हो रहा है, आप ये नहीं बता रहे कि यहाँ कितना पानी फ्लो हो रहा है, 1 लीटर 2 लीटर नहीं, आप ये बता रहे हैं कि इससे कितना वाटर फ्लो हो रहा है। मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वो है ज्यादा है कम है, ये नहीं बता रहे कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे। तो टोटली अगर मैंने कहा एक सरफेस है, मान लो सरफेस क्लोज हो सकती है, मान लो ये ओपन हो सकती है, मीन्स हो सकता है एक सर्किल हो,
हो सकता है ये स्पेयर हो सकता है ये सिलेंडर हो, वॉटर कुछ भी हो सकता है। तो हमें फ्लक्स से बताता है कि इससे कितनी एनर्जी पास हो रही है। ये नहीं बताता कि उस एनर्जी का अमाउंट क्या, नहीं, ना ही ये एनर्जी है। हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एनर्जी, ऊर्जा नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताता है कि पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन से कितनी एनर्जी पास हुई है। सो एक बात कह सकते हैं, गिव्स एन आइडिया, इसको एंड करते हैं, गिव्स एन आइडिया अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये हमें आइडिया देता है, ये देता है कि एनर्जी कितनी है, नहीं, ये हमें देता है आइडिया कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी पास हुई है। या अगर किताब की बात करते हैं तो किताब की लैंग्वेज बोलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। क्लियर, बहुत आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटली आप ये लैंग्वेज याद करें, ये करें, एक ही बात है, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज, फ्रीली चार्ज मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा कर्व्ड पाथ है जिसपे एक चार्ज फ्रीली मूव करता है। अब अगर मैंने कहा चार्ज मूव करता है तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या साथ में लेके जाएगा? वो एनर्जी। अगर एनर्जी फ्लो होगी और मैंने कहा मान लो इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ एक चार्ज पास हो रहा है और उस चार्ज के साथ एनर्जी पास हो रही है। तो या तो आप कह दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, या कह दो आइडिया मींस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस सरफेस। तो इससे कितनी एनर्जी पास हो रही है उसकी हम बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो एनर्जी कम होगी, फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। क्लियर? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ये तो रहा थ्योरेटिकल पार्ट, ये तो रहा थ्योरेटिकल पार्ट। क्या इसको हम मैथमेटिकल लिख सकते हैं? क्या इसको हम मैथमेटिकल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो इसको जो डिनोट करते हैं सिंबल वो होता है हमारा फाई। मेरी बात समझ में आई ना? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करती हैं तो वो साथ में चार्ज को लेके जाती हैं, और चार्ज क्या लेके जाता है? एनर्जी को कैरी करता है। तो टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, और इट गिव्स एन आइडिया अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कि वहां पे कितनी एनर्जी चार्ज के साथ फ्लो हो रही है, मींस वो चार्ज कितनी एनर्जी को कैरी कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। मैथमेटिकल बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर मैंने कहा ये सरफेस है और एक सरफेस ये है, अगर इस सरफेस से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इस सरफेस से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसका मतलब सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है। तो यहाँ कितनी लाइंस हैं? 4। यहाँ कितनी है? 10। इसका मतलब इसका जो फ्लक्स है वो φ1 है, इसका फ्लक्स कहते हैं φ2 है, एंड φ2 ग्रेटर φ1। मतलब इसका फ्लक्स ज्यादा है, इसका फ्लक्स कम है। इसका मतलब यहां से एनर्जी कम पास हो रही है, यहां से एनर्जी ज्यादा। कितनी हो रही है इससे मतलब नहीं है, बट यहां से कम हो रही है और यहां से ज्यादा हो रही है। ठीक, तो हम कह सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं। ठीक, तो आप कह दो सर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, अगर मैं कहूं कि सर यहाँ पे 10 लाइंस पास हो रही हैं, ऐसा समझना कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये बहुत सारी फील्ड लाइंस है। अब मैंने कहा एक बार तो मान ली छोटी सरफेस, छोटा एरिया मीन्स अगर मैंने कहा मान लो एक रिंग ली मैंने, तो एक बार तो रिंग की जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। फिर मैंने ली 2 मीटर, फिर ली मैंने 3 मीटर, फिर ली मैंने 4 मीटर। इसका मतलब फ्लक्स डिपेंड करता है उस रिंग के क्रॉस सेक्शन एरिया पर जहां से वो फ्लक्स पास हो रहा है, मींस जहां से लाइंस पास हो रही है, जहां से वो लाइंस पास हो रही है। मान लो कि एक वाटर पाइप से पानी बहुत सारा आ रहा है, मतलब काफी सारा अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं जगह पाइप छोटा लूंगा तो पानी कम निकलेगा, वहां से सोर्स से तो वाटर उतना ही आ रहा है, पानी इतना आ रहा है, बट अगर ये पाइप छोटा है तो यहाँ से पानी कम मिलेगा। मीन्स मान लो कि जो वाटर पाइप का जो पार्ट है क्रॉस सेक्शन, ये जो पार्ट है वो हमारे ये सरफेस है, और जो जो पानी आ रहा है वो हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
तो अगर मैंने कहा ये एरिया छोटा है तो पानी कम आएगा, ये एरिया बड़ा है तो पानी ज्यादा आएगा, और ये और ज्यादा है तो पानी और ज्यादा आएगा। क्लियर? तो टोटली यहाँ सेकंड बात कहेंगे सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, कि जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास हो रही हैं वो जितना बड़ा होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी बात, मैंने कहा मान लो कि एक सरफेस है, ये सरफेस है और यहाँ से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब अगर यहाँ से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इस सरफेस को मैं यूं घुमा दूं तो कुछ चेंज तो आएगा, ठीक? और घुमा दूं और घुमा दूं, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे कोई लाइन इससे पास नहीं होगी, कोई भी लाइन इससे पास नहीं होगी। सर वापस लेके आओ, अगर मैंने कहा ये सरफेस ऐसी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है? इसका मतलब इस सरफेस से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही। थोड़ा घुमाता हूं इसको, अब एक गुजरेगी, 2 3 4 5 6 7 10 12 16, अब जितनी फील्ड लाइन्स वो इससे पास होंगी। इसका मतलब अगर मैंने कहा सर यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ एक क्वांटिटी की बात करूंगा मैं आपसे, और वो क्वांटिटी क्या है? एरिया वेक्टर। वो जो क्वांटिटी है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात, एरिया हर सरफेस का निकलता है, वो हम निकाल सकेंगे, पहली बात। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, तो आप कह सकते हैं सर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया वेक्टर इज ए नॉर्मल टू सरफेस। अगर मैंने कहा ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे, इस सरफेस के नॉर्मल, या तो ऐसे या ऐसे। सर अगर गोला हो तो स्क्वायर हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर स्क्वायर है तो ऐसे हो सकता है, वो हम बात करेंगे। बट अभी हमें ध्यान रखना है दैट एरिया वेक्टर ऑलवेज, इसको आप कह सकते हैं सर ये ऑलवेज कभी चेंज नहीं होता, चाहे सरफेस क्लोज सरफेस हो, चाहे ओपन हो, चाहे उसे क्या डिस्क हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे सर्किल हो, वट कुछ भी हो, क्या फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बट एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर मैंने कहा सर ये सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने कहा मान लो कि सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है ना। ये तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस सरफेस को रोटेट करता हूं इस तरह से, जैसे मैं करूँ, करता जाऊं, एक टाइम पे दोनों क्या हो जाएंगे? एक डायरेक्शन हो जाएंगे। इसका मतलब अब जब ये परपेंडिकुलर था तब कोई भी लाइन पास नहीं होगी, मतलब फ्लक्स क्या आता? 0। लेकिन जैसे ही ये एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन में आ गया, जब मान लो उल्टा घूम गया इस तरह से, या तो होगा पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो किसी भी कंडीशन में इस सरफेस से फ्लक्स पास होगा, मींस लाइंस पास होंगी। इसका मतलब फ्लक्स डिपेंड्स एंगल थीटा किसके बीच में? बिटवीन एरिया वेक्टर ए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक। क्लियर? तो यहाँ 3 चीजें आती हैं सर। फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो फ्लक्स कम होगा। एरिया वेक्टर मींस जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं या जो चार्ज एनर्जी कैरी कर रहा है वो पास हो रहे हैं, अगर वो ज्यादा है मींस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा लाइंस पास होंगी। एंड तीसरा, ये डिपेंड करता है कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस डायरेक्शन में रखी है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर मैंने कहा ये सरफेस का प्लेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन हम कह सकते हैं सर प्लेन ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये कह सकता हूं सर प्लेन ऑफ सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों कंडीशन है। तो यहाँ हम एक नई क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं जिसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि सर एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कंफर्म है डायरेक्शन भी होगी, सो डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इंटी करते ना पानी से। सो अब अगर तीनों से फॉर्मूला बनाते हैं तो आप ये तो कह सकते हैं सर कि फाई प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर, फाई प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर। लेकिन सर अब बात आती है कि सर यहाँ डॉट आएगा क्रॉस आएगा, डॉट आएगा या
लॉस आएगा। इसको चेक करने के दो तरीके हैं। क्या? पहला तरीका ये है कि सर जो क्वांटिटी मिल रही है मीन्स आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों वेक्टर है, स्केलर बिल्कुल वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स कोई क्वांटिटी नहीं है, मीन्स फ्लक्स से टोटली हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। केवल तो लाइंस की वो डायरेक्शन नहीं होती, लाइन कहीं भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कहीं भी जा सकती है। अब जा सकती हैं तो ये स्केलर हुई। हमने लेंथ में पढ़ा था, जैसा कि हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, वी हैव डन इट इन प्रीवियस ईयर क्लासेस। क्या था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और बराबर में वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है तो कौन सा मल्टीप्लाई होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। और अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो कौन सा मल्टीप्लाई होता है? डॉट मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई। सो वी कैन से दैट फाई इक्वल टू ई वेक्टर ऑफ ए। ये पहली चीज है, ठीक। ये पहला तरीका है चेक करने का सर डॉट ही क्यों आया और डॉट अगर आएगा तो क्यों आएगा। दूसरी बात समझिए, अगर मैंने कहा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना इसको ऐसे कि सर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कैसे होगा? मान लेते हैं सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये छोड़ो इसको। मैंने कहा सर ये इसका एरिया वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है, और मैंने कहा सर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर। अगर ये ऐसा है, ये इसको ऐसे लिखा है, तो सर यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट तो क्या हो गया? ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। अब यहाँ की बात करते हैं तो समझना इस बात को, तो समझो कि अगर मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई कॉस थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक। हमने बात की इसकी। अगर मैं मान लेता हूं कि सर यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर मीन्स फाई इक्वल टू करें इसको, अगर सॉल्व करने पर अगर मैं कहूँ सर ये तो था मेरे पास, तो या तो क्या आएगा? कॉस थीटा, या क्या आएगा? दो ही ऑप्शन है, मान लो मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, ये चुप गया मेरे, तो या तो आएगा कॉस थीटा या साइन थीटा। तो अगर मैं कॉस लेता हूँ, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन ई एंड ए, तो सर ये ई और ये ए। अगर मैं लेता हूँ ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा मीन्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ई का घटक। ये जो ई कॉस थीटा है ना, इसका मतलब क्या है सर? अगर ये एरिया वेक्टर है तो विद्युत सदिश क्षेत्रफल मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इसकी दिशा में इसका वेक्टर, इसका कंपोनेंट। तो ठीक है सर, अगर दोनों एक डायरेक्शन में हैं तो क्या हो जाएगा? मेरे सुर मेरा तुम्हारा, और थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ थीटा जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? साउथ में कैसे करते हैं? तो थीटा जीरो, तो क्या हो जाएगा? लेकिन अगर इसका मतलब हाँ फ्लक्स जीरो नहीं है, मतलब कोई ना कोई फील्ड लाइन वहां से पास हो रही है। अब ई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ थीटा मैक्सिमम हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया? थीटा के हिसाब से। अब अगर बात करते हैं इसकी, ई ए, ई साइन थीटा का मतलब है अगर ये एरिया वेक्टर है और ये ई था, तो ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा मींस दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इसका मतलब ये वो कंपोनेंट है जो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो एंगल बिटवीन ई एंड ए कितना हो गया? 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी sin 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स क्या हो गया? तो टोटली हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो ई ए cos थीटा आता है। और उसको देख के मेरे मन में कभी कभी एक ख्याल भी आता है कि हमने पढ़ा था ए बी cos थीटा एंड ए बी cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो दिस इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर? सो दिस इज द फ्लक्स। ये हमने पूरा कर लिया। अब इसके आगे और चलते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। और जिन बच्चों को डॉट प्रोडक्ट नहीं आता मैं उनको डॉट भी सिखा दूंगा अभी कि डॉट कितना आसान है। क्लियर है? तो
तो फाइनली फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया phi इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए। तो हमने इसका फिजिकल मीनिंग भी समझ लिया कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है। फिजिकल मीनिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, कि एक सरफेस एरिया से या किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक, या फिर कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मतलब वहां चार्ज मूव कर रहा है, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो हम ये जानते हैं दैट चार्ज कैरी एनर्जी, चार्ज एनर्जी कैरी करता है, मतलब उसके पास ऊर्जा होती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो चार्ज पास हो रहा है, मींस चार्ज मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है उसके पास एनर्जी है तो एनर्जी पास हो रही है। तो टोटली एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है। ठीक, नेक्स्ट फ्लक्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला मेरे पास निकल गया phi इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए। अब ये कंडीशन है, इससे क्या कंडीशन है? कंडीशन हो सकती है कि कुछ भी, कि हो सकता है इसे थीटा है, इसको ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। अब कंडीशन लेते हैं, सर आपने कहा स्केलर है तो क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, और क्या ये जीरो हो सकता है? जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो सर ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक, एक सरफेस हो गया। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। तो इसको एक काम करते हैं, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये वेक्टर है। अब मैं कहूं कि मान लो कि ये सरफेस है, एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, और कुछ भी जरूरी नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है कि सर एरिया वेक्टर से। हाँ चलो एक बात कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है जो आज तक शायद नहीं आया होगा, तो अब आने की कोशिश करता है कि सर परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी, तो सर क्या दिक्कत है, हम कैसे माने? मतलब अगर मैंने कहा मान लो थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, मीन्स अगर मैंने कहा कि ये सरफेस है और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, मीन्स ऐसे मान लो ये सरफेस है तो ये एरिया वेक्टर ब्लैक वाला और ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में। सर अगर मैं एरिया वेक्टर ऐसे मान लूँ तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा सर? इस कंडीशन में बात करते हैं तो एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो, फ्लक्स पॉजिटिव। इसमें थीटा 180 और कॉस 180 क्या होता है? माइनस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव। तो सर किसी क्वेश्चन कुछ ही मान सकता है? नहीं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर फिक्स कर लोगे। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन आया मेरे पास, एक प्रॉब्लम आई, इसे हम बोलते हैं इलस्ट्रेशन, जेईई में उसको आप बोलेंगे इलस्ट्रेशन। तो मान लो कोई इलस्ट्रेशन आया, वो प्रॉब्लम आई, आपको सरफेस दी वहां पे, तो सर यहाँ की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम के लिए एक फिक्स क्वेश्चन के लिए आप एरिया वेक्टर फिक्स कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन का वो कंडीशन दी, मान लो कोई क्वेश्चन आया आपको फ्लक्स निकालना है, तो एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, इन तीनों कंडीशंस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होगी। मतलब अगर आपने कहा ये सरफेस है और आपने मान लिया एक फर्स्ट कंडीशन के लिए एरिया वेक्टर ऐसे है, तो या सेकंड कंडीशन या थर्ड, तीनों के लिए एरिया वेक्टर ऐसा ही रहेगा। एक कंप्लीट प्रॉब्लम के लिए या एक कंप्लीट क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज फिक्स, बट इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल फिजिक्स क्वेश्चन। सारे प्रॉब्लम्स के लिए सेम नहीं होगा, किसी क्वेश्चन के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, किसी के लिए ऐसे होगा, बट एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम की बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, देन एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज फिक्स। ठीक, ये पहली बात। तो अब एरिया वेक्टर की दो कंडीशन आती है, वो हम बाद में बात करेंगे, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें। तो सर ये हो गया एक कंडीशन में, सर मैंने आपसे कहा था एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ठीक है सर। अगर यहाँ की बात करते हैं तो एंगल बिटवीन ए एंड ई मींस ए वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर, इसका मतलब सर थीटा क्या हो गया? जीरो। अगर जीरो हो गया तो फाई क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? और अगर मैंने कहा सर ये कंडीशन है
तो एंगल बिटवीन ई एंड ए क्या हो गया 90। इसका मतलब सर फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90 0, तो फ्लक्स भी क्या हो गया सर। एक कंडीशन और ले सकते हैं क्या, जैसे कि सर आपने कहा कि एरिया वेक्टर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। तो अगर मैंने आपने जो कहा ठीक है, मान लेते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब मेरी इच्छा बदल गई, अब मैंने स्कीम बदल दी और मैं कह रहा हूँ कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो आपने लिया था ऐसे, अब मैं ले रहा हूँ ऐसे, कोई बात नहीं। तो थीटा की बात करते हैं तो ये ई वेक्टर है, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा 180। सो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 180 मीन्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मे बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मे बी नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। अब सर ये तो आपने समझा दिया, बट अगर हम फिजिकली समझे इसको प्रैक्टिकली तो क्या समझेंगे। मान लो कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस की बात करते हैं तो इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, या तो आप लेंगे ऐसे या आप लेंगे ऐसे, कैसे भी आपने कहा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब सर यहाँ की बात करते हैं तो अगर आपने कहा या कोई मान लेता ये अगर एरिया वेक्टर है इसके लिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों का टॉप एक डायरेक्शन में है ना, इसका मतलब दोनों एक डायरेक्शन में है। इसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस पास यहाँ से यहाँ आ रही है सरफेस पे वो सारी से पास हो रही है। अब सर अगर मैं सरफेस घुमा दूं मीन्स अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी ऐसे ही है, लेकिन अब सरफेस घूम गई, तो अब जो फील्ड लाइंस है वो सरफेस के पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर की क्या है परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सरफेस बट परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो देखो यहाँ से आप खुद देख रहे हो यहाँ से कोई भी लाइन पास नहीं है। अब सर और चेंज करो, अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फिक्स है, बट एरिया वेक्टर का मान लिया आपने पीछे, तो सर ये तो ए और ये ए कितना हो गया 180। तो सर दोनों में तो हो रहा है, मतलब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर जब ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, बात क्लियर है सर। आप जो हाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, समझ नहीं बात यहाँ तक, बहुत इजी है। अब सर इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर भी और एक कंडीशन में सरफेस के बाहर। तो जनरली हम जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है देन फील्ड लाइंस कम्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ आई, और अगर नेगेटिव है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और ये अंदर एंटर कर रही है सरफेस के, तो क्या मानते हैं नेगेटिव। हर जगह अलग अलग होता है, बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि सर ये नेगेटिव, और बाद में जब यहाँ से बाहर से आ रही है तो मेनली क्या होगी, तो जब बाहर से मीन्स इस तरफ से बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो नेगेटिव, बाहर से सरफेस के अंदर है तो नेगेटिव, और जब अंदर से बाहर जा रही है तो क्या करते हैं। तो ये सब फिजिकल मीनिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। आई होप आप सबको फील आया होगा। फील क्यों लाना है, बात ये फिजिक्स को पढ़ना नहीं है, इसको फील के साथ पढ़ना है, इंजॉयमेंट करना है, फन करना है साथ में, क्योंकि जो फन कर लेंगे तो हमारे लिए फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है। क्लियर, तो ध्यान से देखिए, फिर चलते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की, ओपन सरफेस के लिए और क्लोज सरफेस के लिए। चलिए तो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। अब इसके बाद पूरी बात करते हैं, मीन्स पूरा विचार करते हैं, तो लिखेंगे सर विचार अबाउट एरिया वेक्टर। इट्स पंचायत, हम पंचायत बैठाते हैं किसके ऊपर, एरिया वेक्टर। सो पंचायत ऑन एरिया वेक्टर, हम पंचायत करेंगे, चार लोग और मेरे साथ, कोई दिक्कत। हम ये जानते हैं कि एरिया वेक्टर की जब बात करते हैं तो मुझे एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक सरफेस की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जियोमेट्री तीन तरह की होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो अगर मैंने कहा एक वायर है और मैं कहूँ कि इससे कोई फील्ड लाइंस पास हो, तो 1 डायमेंशन जियोमेट्री दो कट,
बचे टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब होता है प्लेन, जैसे एक डिस्क, एक सर्किल, ये सब टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तो क्यूब, जैसे बात करें सर टू डायमेंशन तो बोल सकते हैं रिंग, बोल सकते हैं डिस्क, बोल सकते हैं सर्कल। जब थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तो बोलते हैं क्यूब, घन, क्यूबॉइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन से मम्मी पीटती है, और एक होता है स्फीयर, ये हम जरूर कौन बोल सकते हैं, ठीक। फ्रस्टम भी हो सकता है, शंकु का आधा, ये शंकु। तो सर दोनों के लिए तो ये जो सरफेस है टू डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस, इसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। इसका बहुत अच्छा रोल है हमारी आगे के टॉपिक में, तो ध्यान दीजिएगा। क्लोज सरफेस, ठीक। तो एक तो है ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस की जब बात करते हैं तो मान लो कि ये कोई रिंग है, कोई रिंग है, सर्किल है। अब इसके लिए एरिया वेक्टर हो सकता है सर परपेंडिकुलर, या हो सकता है परपेंडिकुलर, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, फिक्स नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है कि आप ये लोगे। क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पे है, बट अभी आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब क्लोज की बात आती है तो क्लोज में ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो कि एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये होता है, यहाँ फिक्स होता है, यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं होता सर, अंदर है बाहर नहीं, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड का मतलब है कि त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर। लेकिन जब बात करते हैं ओपन सरफेस की तो एरिया वेक्टर में भी आउटवर्ड मीन्स मे बी वन साइड, मे बी सेकंड साइड, ये फिक्स नहीं, ये आप जैसा हाँ। बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा बार बार। एक क्वेश्चन की अगर मान लो उस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, तो उस पूरी प्रॉब्लम के लिए ये जो कंडीशन है फिक्स रहेगी। तो या तो आप कंडीशन ये मानेंगे या डायरेक्शन, क्लियर। तो ये हमारा क्लियर हुआ ओपन क्लोज सरफेस का। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के, ध्यान देखिए क्वेश्चन। हमने ये बात कर ली कि फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी। अगर नेगेटिव है तो हम कहते हैं सर फ्लक्स लाइन एंटर इन ए सरफेस मींस फील्ड लाइंस एंटर इन सरफेस। पॉजिटिव है देन फ्लक्स लाइन आउटवर्ड टू द सरफेस। जीरो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। ये सारी बातें हमने कर दी। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं, अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया। पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर अगर मैंने कहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम, इस जगह पे आपको वोल्ट पर मीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज मत। और सर मान लो कि एक सरफेस है, ये एक स्क्वायर है, ठीक। इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो सेंटीमीटर मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। इसकी बात करते हैं तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये, तो सर अगर मैंने कहा एरिया वेक्टर तो सर ये रहा इसका एरिया वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर इस ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर से एंगल बनाता है 30 डिग्री का। कितना? तो सर फाई की बात करते हैं तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ए तो हम निकाल सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो ए क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो सर ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट इन मीटर तो क्या लिखेंगे 0.1 मीटर। तो दिस इज 0.1 मीन्स 10 टू द पावर -1, तो क्या हो जाएगा एरिया 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो सर ई कितना है 200, ए कितना है 10 टू द पावर -2, कॉस थीटा कितना है 30, 30 मीन्स कॉस 30 होता है साइन 60 के बराबर, तो √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 100 से एक 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सर फाई इक्वल टू √3, और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर। ये भी देख लीजिए एक बार। प्लस की बात करते हैं तो सर फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। अगर बात करते हैं क्वांटिटी की तो याद रखिएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती,
क्योंकि ये हमें बताता है कि सरफेस से कितनी लाइंस पास। सेकंड स्केलर है। यूनिट की जब बात करते हैं तो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर कूलम की बात करते हैं तो होता है वोल्ट इनटू मीटर। तो क्या बन जाएगा सर, वोल्ट इनटू वोल्ट पर मीटर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डायमेंशन की जब बात करते हैं तो देखो बड़ा आसान, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो m1 L1। कूलम की बात करते हैं तो C4 कैट, कैट का C हटाओ बच गया 80। और मीटर की बात करते हैं तो L2। तो सर ठीक है, m1 L1 L2 L3 t-2 ऊपर जाके t-3 में -2 तो है ही है, +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो t-3 और क्या हो जाएगा e-1। सो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स m1 L3 t-3 e-। ये इसकी ऐसा यूनिट है, ये जो है इसकी ऐसा यूनिट है। बात करते हैं CGS की, तो वोल्ट क्या बन जाता है स्टेट वोल्ट, और मीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर। तो यूनिट हो जाएगी स्टेट वोल्ट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा इस सूत्र से लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। आपको अगर थीटा दिया है और आपको ये निकालना है, ठीक, तो आप कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके जहां भी दिक्कत है वह करने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि मैं करवा रहा हूं बस, ऐसे नहीं करना। अच्छा ये कंडीशन है, इसको एक तरह से और भी पूछना आ सकता है क्या। फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक स्क्वायर है, सेम वही प्रॉब्लम है, सेम एज इट इज, बट थोड़ा चेंज करो। तो सर ये एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर है, और इसको मानते हैं सर एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं कि सर्किल है, ये इसकी रेडियस r है, ये इसका प्लेन है, ये सेंटर O और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्वेश्चन है आपकी RBC बुक में है ऐसा क्वेश्चन, तो दिक्कत नहीं। अब ये बात करते हैं तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा। यहाँ की बात करते हैं तो सर ये जो पार्ट है ना, ये इसको आप 30 मान लो। तो कोशिश करो एक बार, इसका आंसर क्या होगा। मैं 10 सेकंड के लिए, कहें कि 5 सेकंड इसको थोड़ा ड्रॉप कर रहा हूँ, एक बार देखिए क्या होगा इसका आंसर। हाँ बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक्चुअल क्वेश्चन जो है बुक में ये है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ प्लेन ऑफ सर्किल, या कहें कि विथ प्लेन ऑफ सरफेस। ये जो एंगल है, ये एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ सरफेस। देखिए हम जो बात करते हैं फ्लक्स की, वो फ्लक्स क्या होता है सर, ई ए कॉस थीटा, और जो थीटा है वो होता है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अगर मैंने कहा सर एरिया वेक्टर, देन एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ऐसे मानो कि ये है सरफेस, ठीक, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस आ रहा है, ऐसे मानो ये रेडियस इसकी आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एंगल बनाना है कितना 30, ठीक, ये 30 है। अब चाहे कैसे कर लो, मैं इसी हमेशा से एंगल 30 बनाएगा। मुझे जो एंगल चाहिए थीटा, वो चाहिए बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैंने कहा मान लो कि सर ये रेडियस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 30 है, तो एरिया वेक्टर की बात ये करी, ये टोटल एंगल 90 है। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, फाई इक्वल टू ई ए और cos 30 क्या हो जाएगा, सॉरी
थीटा क्या है 60, cos 60 क्या होता है sin 30 1/2, तो आप बोलेंगे सर फाई इक्वल टू ई ए बाई। अब अगर ये सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो अगर मैंने कहा मान लो स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाता है तो ई ए स्क्वायर बाई, और अगर मैंने कहा ये सर्किल है तो ई पाई ए स्क्वायर बाई। ये तो रहा थीटा एंगल को लेके। अगर सर मैं इसमें डॉट की बात करूं तो क्या मैं कोई डॉट को क्वेश्चन कर सकता हूं जहां मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर सकूं? बिल्कुल लेते हैं, डॉट की बात करते हैं। सर मान लेते हैं कि ये ई वेक्टर है और ये है 200 आई कैप प्लस 500 जी कैप न्यूटन पर कूलम। एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो सर मान लेते हैं 2 to 3 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसको मैं कहता हूं यहाँ पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में है, एक्स में भी और वाई में भी है, और एरिया वेक्टर कहाँ पे है वाई एक्सिस में। तो अगर मैं फाई की बात करूं तो हम जानते हैं कि फाई होता है ई वेक्टर डॉट ए। ई वेक्टर क्या है 200 आई कैप प्लस 500 जी डॉट 3 × 10⁻³ डॉट की बात करते हैं। डॉट मल्टीप्लाई में आप ये बात सीख लीजिए कि अगर डॉट मल्टीप्लाई है और आई कैप क्या है आई कैप जे कैप के कैप को बोलते हैं एकांक सदिश यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। आई कैप तो एक्स में, वाई कैप तो जे में और जेड कैप तो अगर मैंने कहा आई कैप डॉट आई कैप तो क्या हो जाएगा 1, मतलब अगर सेम आए तो 1 है और अगर चेंज हो जाए तो 0 है। बाद में करेंगे बात 11th क्लास में क्यों है पर जैसे। तो अगर मैंने कहा यहाँ पे तो सर आई डॉट जे 0, मतलब ये तो है क्या लिखेंगे देखो 200 × 3 × 10⁻³ आई डॉट जे प्लस 500 × 3 × 10⁻³ जे कैप डॉट जे कैप। यहाँ आई डॉट जे अलग अलग है ना, तो क्या कर देंगे 0, क्या बचेगा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 3 × 5 15, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 बचेगा मीन्स यहाँ 10⁻⁻1, तो क्या बचेगा 1.5 वोल्ट इनटू। तो अगर डॉट मल्टीप्लाई आता है तो बड़ा आसान है, घबराने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है, हम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे अच्छे हैं बुक में, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो समझिए क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा आसानी है। एक सरफेस है, इस सरफेस से फ्लक्स पास भी हो रहा है और इस सरफेस से फ्लक्स आउट भी, दोनों काम हो रहे हैं, इन भी कर रहा है आउट भी कर रहा है। बट फर्क यह है कि जो फ्लक्स यहाँ से एंटर कर रहा है उसे मैंने कह दिया φ1, और जो फ्लक्स इस सरफेस से आउटवर्ड मीन्स बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, उसे मैंने कह दिया φ। इस φ1 की जो वैल्यू है वो है 2000 वोल्ट पर मीटर। बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हलवा ऐसे हो जाएगा। और जो φ2 है जो आउटवर्ड निकल रहा है वो है 8000 वोल्ट पर मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया नेट फ्लक्स कितना है, तो एंटर कितना हो रहा है 2000, आउट कितना हो रहा है 8000, तो कितना रिमेनिंग हो गया 8 - 2, तो कितना हो जाएगा 6000 वोल्ट पर। और इसी फ्लक्स से आप ये निकाल सकते हैं कि सरफेस में कितना चार्ज है, कितना चार्ज, पहली बात। दूसरी बात, फ्लक्स 0 हो सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन, वो बात हम बाद में करेंगे। पर एक बात, छोटी बात समझ लीजिए कि अगर ओपन सरफेस है जैसे डिस्क आ गया, आपको सर्किल आ गई, तो फ्लक्स 0 होने का चांस बहुत कम होता है, नहीं भी होता। लेकिन अगर क्लोज सरफेस आती है तो वहाँ 2 कंडीशन है। अगर ये क्लोज सरफेस है और कोई चार्ज इसके आउटसाइड रखा है, तो जितना फ्लक्स इसमें एंटर होगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। मतलब
अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक एक क्लोज सरफेस के बाहर रखा है तो फ्लक्स का मान हमेशा क्या होता है, लेकिन अगर अंदर रखा है जीरो नहीं, जीरो नहीं, ये बात याद रखिएगा, इसको हम पढ़ेंगे काउंस को। ठीक, क्वेश्चन करते हैं इसके, अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो लेवल के हैं। एक क्यूब है जिसको हम रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मेरे पास एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, बॉडी ज्योमेट्री, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ पे ये क्यूब है, ये तो इसको नाम दे सकते हैं अपन ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E वेक्टर इक्वल टू E नॉट आई है। ये जो E नॉट है ये फिक्स वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपने कहा सर E नॉट की जो वैल्यू है वो है 2.5 10 to the power -3 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो है 1 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस क्यूब। ठीक, अच्छा समझिए, हमने बात की से क्लोज सरफेस है, तो पहले बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो डेफिनेटली यही काम आएगा। इसको भी ओपन करेंगे तो काम आएगा ये E A cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट क्रॉस नहीं आता है, नहीं कर सकते यहाँ पे। अब पहले बात करते हैं इस वाले। अगर ये क्लोज सरफेस है तो A वेक्टर हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, मींस हर एक सरफेस के बाहर की तरफ। जैसे बात की सरफेस है, देखो इस वाले के लिए एरिया वेक्टर, इस वाले के लिए एरिया वेक्टर, इस वाले के लिए जो ये पीछे वाला उसके लिए पीछे की तरफ, इस वाले के लिए आगे की तरफ, इस वाले के लिए 1 2 3 4 5 और कौन सा रह गया। अच्छा इसकी बात करें आगे वाले की, फ्रंट की, तो फ्रंट की भी कहाँ होगी, आगे होगी ना। और समझ, अगर मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास दिया हुआ है E नॉट आई कैप, इस आई कैप का मतलब क्या है, इस आई कैप का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर है, एक्स डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, एक्स, तो सर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में। इसका मतलब अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बात करूं इस सरफेस के लिए तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस टोटली अगर मैंने कहा एक रूम है या कि एक बॉक्स है, समझ ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, एक रूम मान लेते हैं। अब इसमें 2 सरफेस ये है, 2 ऐसे है और 2 ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, सामने, तो इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे है, सामने, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, सामने, मतलब यहाँ पे दोनों पैरेलल है। जब इसकी बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे है, पीछे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो इसके लिए क्या हो गया, एंटी पैरेलल। इस वाले के लिए एरिया वेक्टर, इस वाले के लिए एरिया वेक्टर, यस ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सामने है ना, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो यहां से दोनों से क्या हो गया, 0। इसके लिए एरिया वेक्टर कहां पे है, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे, तो मतलब इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 0, तो बच जाएंगे 2 सरफेस, 2 बच गई तो क्या लिखेंगे इसको सर, 5 1। इसकी बात करते हैं इस वाले के लिए, तो ABCD मीन्स इस फेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है, तो सर EA और cos 0, E क्या है इसमें, E नॉट आई क्या है। इस A की बात करते हैं तो ये इसका एरिया है, एरिया मतलब A स्क्वायर, किस डायरेक्शन में है, प्लस आई, और 0, तो चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो कि सर A1 हो गया, ठीक, या तो ये कर लो सर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, एक डायरेक्शन में है, ये है E नॉट आई कैप, ये A स्क्वायर आई कैप, तो क्या हो जाएगा सर E नॉट, इसके लिए सर बात कर दूसरी करते हैं इस वाले के लिए, तो सर सरफेस OGFE
क्या लिखेंगे सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट की बात करते हैं तो सर ई नॉट आई कैप, और ए की बात करते हैं तो ए स्क्वायर आई कैप। दोनों एंटी पैरेलल है, मींस अपोजिट में है। ऐसे मानो कि ये यहाँ से लाइन फ्लक्स, यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो अंदर एंटर कर रही है और यहाँ से लाइन बाहर निकल रही है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई डॉट आई बन हो जाएगा, तो माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। इसके अलावा जो बाकी फेस है 4, फ्लक्स ड्यू टू अदर फॉर फेसेस इज 0। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा सर, फ्लक्स ड्यू टू ए बी सी डी प्लस फ्लक्स ड्यू टू ओ जी एफ ई, तो ये क्या था ई नॉट ए स्क्वायर, ये ई नॉट ए स्क्वायर, तो टोटल क्या हो गया। और यही तो हम पढ़ते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होता है 0। क्यों, एक क्लोज सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर होती हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल जाती हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0। देखिए एक बार, फिर चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा वाला, जहाँ पे हम बात करेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक जो बात थी वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, चेंज नहीं था भाई। ई नॉट फिक्स है ना आपका, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये था फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकता है? एक तो होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कांस्टेंट में होता है यूनिफॉर्म मींस। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है, बट अब वेरिएबल करेगा मीन्स हर एक जगह वेरी करेगा अलग अलग। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना चेंज, अब जो ये ई है ना इसको मैं कहता हूं ई नॉट एक्स आई के। पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, बट मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टर्म को चेंज कर दिया। अब मैंने कह दिया ई नॉट एक्स आई के। ये एक्स क्या है? ये एक्स वो डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर कवर करेंगी। ठीक, अब देखो सेम वही जो बाकी 4 सरफेस है ये और ये, इन चारों के लिए ई और ए का जो एंगल है वो कितना है 90 है। तो इसके लिए ई ए, पीछे वाले की बात करते हैं तो ए ई, आगे वाले की बात करते हैं तो ए ई। तो इन चारों के लिए दोनों पर के लिए दो साइड के लिए 0, वापस से 2 बच गई। यहाँ पे क्या आएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ जाएगा ई नॉट एक्स आई कैप डॉट ए स्क्वायर है, ई नॉट एक्स ए स्क्वायर। इसकी बात करते हैं तो ई नॉट एक्स आई कैप और वापस से यहाँ क्या हो जाएगा ई नॉट एक्स ई, लेकिन चेंज होगा। सर इसकी बात करते हैं एबीसीडी के लिए, तो इस सरफेस की जब बात करते हैं तो इन फील्ड लाइंस को, ये एक्स क्या है? ये एक्स वो डिस्टेंस है जो फील्ड लाइंस कवर कर रही है उस फेस तक जाने में। जैसे मैंने कहा मान लो कि मैं ओरिजिन हूँ यहाँ पे, मेरे यहाँ से ओरिजिन है और सामने एक फेज है, यहाँ एक फेज है, तो ये एक्स वो डिस्टेंस है जो फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ मीन्स इस फेस के लिए, इस सरफेस के लिए डिस्टेंस जो कवर करेगी वो ये एक्स है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या फील्ड लाइंस को या क्षेत्र रेखाओं को यहाँ से यहाँ तक आने में इस सरफेस के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी? इक्वल टू साइड ऑफ क्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, तो क्या लिखूंगा इसको मैं सर ई नॉट ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स फॉर एबीसी। जब इसकी बात करते हैं सर ये OGFE है, इसके बाद की तो बात हम कर नहीं सकते। जब मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट यहाँ से हुई है तो अगर मैं ये डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता,
मीन्स इस सरफेस के लिए, इस फेस के लिए, इस फलक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत रेखाओं ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की। मतलब इस सरफेस के लिए, फॉर दिस सरफेस एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। अगर 0 हो गया तो टोटली जो फ्लक्स बचेगा कौन सा बचेगा, ई नॉट एक्स ए क्यूब, तो ये अब 0 नहीं होगा। आप ई नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 2.5 10⁵। ए की बात करते हैं तो ए है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 10⁻² का क्यूब, तो 2.5 10⁵, 10⁻⁻6 2.5 10⁻⁻1 मीन्स 0.25 वोल्ट इंटू मीटर। ये हमने बात की है एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक का, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक लेंगे, गाउस लॉ। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बहुत सी अच्छी बातें करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, हमने काफ़ी अच्छा इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।